नमस्कार साथियों, स्वागत अभिनंदन एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल पर। मैं राजेश शर्मा आपका दोस्त हाजिर हूँ एक बार फिर से आपके सामने रहस्य और रोमांच से भरी हुई कहानी चंद्रकांता संतति पार्ट 1 खंड 1 का 15वां बयान लेकर के। तो आइए शुरू करते हैं 15वां बयान। अब इस जगह थोड़ा सा हाल इस राज्य का और साथ ही माधवी का भी लिख देना जरूरी है। किशोरी की माँ अर्थात शिवदत्त की रानी 2 बहनें थीं। एक जिसका नाम कलावती था जो शिवदत्त के साथ ब्याही गई थी, और दूसरी बहन का नाम मायावती था जो गया के राजा चंद्रदत्त से ब्याही गई थी। इसी मायावती की लड़की यह माधवी थी जिसका हाल हम ऊपर लिख करके आए हैं। माधवी को 2 वर्ष की छोड़कर उसकी माँ मर गई थी, मगर माधवी का बाप चंद्रदत्त होशियार होने पर भी यानी बड़ी होने पर भी माधवी को गद्दी देकर मरा था। अब आप समझ गए होंगे कि माधवी और किशोरी आपस में दोनों मौसेरी बहनें थीं। माधवी का बाप चंद्रदत्त बहुत ही शौकीन और अय्याश आदमी था। अपनी रानी को जान से ज़्यादा मानता था। खास राजधानी गया जी को छोड़कर प्राय राजगृह में रहा करता था, जो गया से 2 मंजिल पर एक बड़ा भारी मशहूर तीर्थ है। यह दिलचस्प और खुशनुमा पहाड़ी उसे कुछ ऐसी भाई कि साल में 10 महीने इसी जगह रहा करता था। एक आलीशान मकान भी बना लिया। यह खुशनुमा और दिलचस्प ज़मीन, जिसमें कुमार इंद्रजीत सिंह बेबस पड़े हैं, कुदरती तौर पर पहले ही की बनी हुई थी, मगर इसमें आने जाने का रास्ता और यह मकान चंद्रदत्त ही ने बनवाया था। माधवी के माँ बाप दोनों ही शौकीन थे। माधवी को अच्छी शिक्षा देने का उन लोगों को जरा भी ध्यान नहीं था। वह दिन रात लाड प्यार में ही पला करती थी और एक खूबसूरत और चंचल दाई की गोद में रहकर अच्छी बातों के बदले हाव भाव ही सीखने में खुश रहती थी। इसी सबब से इसका मिजाज लड़कपन से ही खराब हो रहा था। बच्चों की तालीम पर यदि उसके माँ बाप ध्यान न दे सकें तो मुनासिब है कि उन्हें किसी ज़्यादा उम्र वाली और नेक चलन दाई की गोद में दे दें, मगर माधवी के माँ बाप को इसका कुछ भी ख्याल नहीं था और आखिर इसका नतीजा बहुत ही बुरा निकला। माधवी के समय में इस राज्य में 3 आदमी मुखिया थे, बल्कि यूँ कहना चाहिए कि इस राज्य का आनंद ये तीनों ही आदमी ले रहे थे। ये तीनों दोस्त एक दिल हो रहे थे और इनके नाम थे, एक का नाम दीवान अग्निदत्त था, दूसरा कुबेर सिंह सेनापति और तीसरा धर्म सिंह जो शहर की कोतवाली करता था। अब हम अपने किस्से की तरफ झुकते हैं और उस तालाब पर पहुंचते हैं जिसमें एक नौजवान औरत को पकड़ने के लिए योगिनी और बंचरी कूदी थी। आज इस तालाब पर हम अपने कई अय्यारों को देखते हैं जो आपस में बातचीत और सलाह करके कोई भारी आफत मचाने की तरकीब जमा रहे हैं। अब ये कौन कौन से अय्यार हैं वहाँ पर? एक है पंडित बद्रीनाथ, भैरव सिंह, तारा सिंह। तालाब के पत्थर के चबूतरे पर बैठे इस तरह बातचीत कर रहे हैं। भैरव सिंह, कुमार को वहाँ से निकाल ले आना तो कोई बड़ी बात नहीं है। तारा सिंह, मगर उन्हें भी तो कुछ सज़ा देनी चाहिए जिनकी बदौलत कुमार इतने दिनों से तकलीफ़ उठा रहे हैं। भैरव सिंह, ज़रूर, बिना सज़ा दिए जी कब मानेगा? बद्रीनाथ, जहाँ तक हम समझते हैं कल वाली राय बहुत अच्छी है। भैरव सिंह, उससे बढ़कर कोई राय नहीं हो सकती। ये लोग भी क्या कहेंगे कि किसी से पाला पड़ा था। बद्रीनाथ, यहाँ तो बस ललिता और तिलोत्तमा ही शैतानी की जड़ है। सुनते हैं उनकी अय्यारी भी बहुत बड़ी चढ़ी है। तारा सिंह, पहले उन्हीं दोनों की खबर ली जाएगी। नहीं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं। उन्हें गिरफ्तार किए बिना ही हमारा काम चल जाएगा। व्यर्थ कई दिन बर्बाद करने का मौका नहीं है। तारा सिंह, हाँ ये ठीक है, हमें उसकी इतनी ज़रूरत भी नहीं है। और क्या ठिकाना, जब तक हम लोग अपना काम करें तब तक वे चाची के फंदे में आ फंसें। भैरव सिंह, बेशक ऐसा ही होगा, क्योंकि उन्होंने कहा भी था कि तुम लोग इस काम को करो, तब तक बन पड़ेगा तो मैं ललिता और तिलोत्तमा को भी फांस लूँगी। बद्रीनाथ, खैर जो होगा देखा जाएगा। अब हम लोग अपने काम में क्यों देर कर रहे हैं? भैरव सिंह, देर की ज़रूरत क्या है, उठिए। हाँ, पहले अपना अपना शिकार बांट लीजिए। बद्रीनाथ, दीवान साहब को मेरे लिए छोड़िए। भैरव सिंह, हाँ आपका उनका वजन बराबर है। अच्छा, मैं सेनापति की खबर लूँगा। तारा सिंह,
तो वह चांडाल कोतवाल मेरे बट में आया। खैर यही सही। भैरव सिंह, अच्छा अब यहाँ से चलो। ये तीनों अय्यार वहाँ से उठे ही थे कि दाहिनी तरफ से छींक की आवाज़ आई। बद्रीनाथ, धत तेरे की, क्या तेरे छींकने का कोई दूसरा समय न था? तारा सिंह, क्या आप छींक से डर गए? बद्रीनाथ, मैं छींक से नहीं डरा, मगर छींकने वालों से जी खटकता है। भैरव सिंह, हमारे काम में विघन पड़ता दिखाई पड़ता है। बद्रीनाथ, इस दुष्ट को पकड़ना चाहिए, बेशक ये चुपके चुपके हमारी बातें सुनता रहा। तारा सिंह, छींक नहीं बदमाशी है। बद्रीनाथ ने इधर उधर बहुत ढूंढा मगर छींकने वाले का पता नहीं लगा। लाचार होकर तरद्दुद में ही तीनों वहाँ से रवाना हो गए। तो साथियों, यहाँ ये पुस्तक चंद्रकांता संतति खंड 1 का पार्ट 1 समाप्त होता है और अगले पार्ट में फिर हम मिलेंगे। तब तक के लिए हैव ए नाइस टाइम। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।